दोस्तों, सलमान खान के फादर ग्रेट सलीम खान बॉलीवुड के एक कामयाब फिल्म राइटर और एक नाकाम एक्टर हैं। सोशल मीडिया पर सलीम खान की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उनके फिल्म राइटिंग कैरियर और जिंदगी के उतार चढ़ाव की दास्तान बयान की गई है। लेकिन हम अपनी आज की यात्रा में सलीम खान की एक ऐसी बायोग्राफी शामिल कर रहे हैं जो बोली या बताई नहीं गई बल्कि तहरीर की गई थी। सलीम खान की यह बायोग्राफी आज से 43 साल पहले मुंबई से शाया होने वाले मैगजीन फन और शख्सियत के आप बीती नंबर में छपी थी। ये बायोग्राफी बताती है कि सलीम खान अपने 8 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। सलीम खान के सख्तगीर वालिद, उनकी बीमार माँ जो अपने बच्चों को इसलिए अपने पास नहीं आने देती थी कि कहीं उन्हें उनकी बीमारी ना लग जाए। ये बायोग्राफी बताती है कि एक सेब चुराने पर कैसे सलीम खान को फल फरोश से माफी मांगना पड़ी थी और इनके कबूतर खा जाने वाली बिल्ली को कैसे उन्होंने एक गहरे कुएं से बाहर निकाला था। आज की यात्रा में सलीम खान की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें मौजूद हैं। हम ये कहानी सलीम खान की जबानी आपको सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं कलम लेकर बैठा हूं और अपनी जिंदगी को दोबारा देखने के लिए यादों की खिड़कियां खोलता हूं। यादें, हजारों यादें इस तरह चारों तरफ से आने लगती हैं जैसे हिल स्टेशन पर कमरे को खोलते ही बादलों के टुकड़े अंदर आ जाते हैं और यादों के इन बादलों की धुंध में मुझे अपने वालिद की आवाज सुनाई देती है। वो मुझसे हमेशा कहा करते थे, बेटा, जब तक तुम्हारे प्रोफेशन पर तुम्हारी जिंदगी का असर रहेगा तुम अपने प्रोफेशन में फलो फूलोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे प्रोफेशन का असर होने लगा तो तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती कम हो जाएगी। मैं आज इस बात को पूरी तरह समझ सकता हूं। मेरी जिंदगी, मेरे सोचने के ढंग, मेरे जीने के अंदाज पर मेरे वालिद का गहरा असर है और अगर उनके सिवा मैंने किसी से अपने रास्तों के लिए रोशनी हासिल की है तो वो थे मरहूम प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश कौल, जिन्होंने मेरे दिमाग के बहुत से जालों को साफ किया है। वैसे तो जिंदगी में सबसे बड़ी स्टेज खुद जिंदगी होती है। जिंदगी की ऊंच नीच, सर्दी गर्मी से इंसान जो सीखता है वो शायद किसी किताब से नहीं सीख सकता। वक्त के अंधेरे उजाले ही इंसान की नजर को इतना तेज कर सकते हैं कि वो अपने को भी पहचान सके और दूसरों को भी। जिंदगी के सारे सबक मेरी यादों के औराक पर लिखे हैं। मैं इंदौर में पैदा हुआ, 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटा हूं। मेरे वालिद डीआईजी पुलिस थे, बहुत सख्त तबीयत, किसी से ज्यादा बात ना करने वाले, हमेशा अपने काम में मसरूफ। और मेरी माँ, जब से मैंने होश संभाला हमेशा मैंने उन्हें बीमार देखा। मेरे बहन भाई मुझसे काफी बड़े थे, मैं उनके साथ खेल कूद भी नहीं सकता था, इसलिए मेरा बचपन कुछ अकेला अकेला सा था। घर के किसी कोने में बैठकर दिन भर ऐसे सपने देखा करता था जो सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं। जब मैं 6 या 7 बरस का था तो एक दिन हमारे घर में एक फेरी वाला फल बेचने आया और मैंने उसकी नजर बचाकर एक सेब चुरा लिया। यूं तो घर में खाने को बहुत से सेब मिलते थे, मगर अंग्रेजी कहावत है कि चोरी के सेब ज्यादा मीठे होते हैं। मुझे सेब पाने से ज्यादा अपनी इस होशियारी की खुशी थी। मैंने किसी को अपना ये कारनामा बता दिया और उसने मेरी माँ को
माँ ने मुझे बुलाया और सजा सुनाई, पैदल भागते हुए उस फेरी वाले के पास जाओ और कहो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये सेब चुराया था। मैंने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन माँ इतने गुस्से में थी कि मुझे उनके कहने पर अमल करना ही पड़ा। मैं कैसे लिखूं कि उस फेरी वाले को उसका फल वापिस करते हुए और अपना गुनाह कबूल करते हुए मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। लेकिन मुझे लगता है इस शर्मिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने फिर कभी चोरी नहीं की। और एक बार जब मैं काफी बड़ा हो गया था, अपने एक दोस्त के साथ एक होटल में गया और उसने होटल के कॉरिडोर से एक बल्ब निकाल लिया। मैंने उसे कहा कि ये बल्ब वापस लगाओ। वो समझा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब बात बढ़ी तो वो कुछ डर गया और उसने बल्ब वापस लगा दिया। लेकिन वो मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मैं कोई पागल हूं जो इतनी सी बात पर इतना बिगड़ गया। वो बिल्कुल नहीं समझ पाया कि किसी होटल से बल्ब उतारने में क्या हर्ज है। शायद उसने बचपन में कभी सेब ना चुराया होगा, या शायद उसे मेरे जैसी सजा नहीं मिली होगी। बेचैनी में कभी कभी मेरी आंख रात को खुल जाती थी और मैं दबे पांव माँ के कमरे में जाकर उनके पास लेट जाता। जब वो किसी को बुलाकर मुझे वापिस भेज देती तो मुझे इतना बुरा लगता कि मैं सोचता, कैसी है मेरी अम्मा, इनके दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि उन्हें टीबी थी, टीबी जिसका उस जमाने में कोई इलाज नहीं था, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती थी। कितनी बदनसीब थी वो माँ जो अपने बच्चों को अपने पास इसलिए नहीं आने देती थी कि कहीं उनको ये बीमारी ना लग जाए। वो माँ जो अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकती थी इसलिए कि वो उनसे प्यार करती थी। मैं 9 बरस का था जब इसी बीमारी ने उनकी जान ले ली और मैंने अपने डीआईजी बाप को, जिनके रोब से लोग कांपते थे, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा। पता नहीं मुझ में कहां से हिम्मत आ गई। मैं उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे लिपटाकर रोने लगे। उस दिन के बाद धीरे धीरे मैं उनके बहुत करीब आ गया और मैंने जाना कि इस रोबदार और सख्त इंसान के अंदर कितना प्यार करने वाला बाप का दिल है। मेरी माँ के बाद वो भी कुछ अकेले से हो गए थे। रोज अपने काम से वापिस आते और मैं अपने स्कूल से, और फिर वो दिन भर मुझे अपने साथ रखते, घंटों मुझसे बातें करते रहते, जहां जाते मुझे साथ ले जाते। मुझे उन्होंने अपना कुछ कुछ दोस्त सा बना लिया था। मैं मैट्रिक में था कि वो भी मेरी माँ के पास चले गए। मैं बड़ा हो चुका था, कॉलेज में था, लेकिन सब कुछ उलझा उलझा सा लगता था। कोई रास्ता सामने नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। कभी सोचता पायलट बन जाऊं, कभी सोचता प्रोफेसर बनूंगा। बस दिन बीत रहे थे और मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधे वक्त के साथ साथ चल रहा था, जहां चाहे ले जाए। उस समय वक्त मुझे किसी भी तरफ पहुंचा सकता था। और इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात प्रोड्यूसर डायरेक्टर मरहूम के अमरनाथ से हो गई। उन्होंने मुझे मुंबई आकर फिल्मों में काम करने की दावत दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, लेकिन अंधेरे में एक रास्ता दिखा तो मैंने सोचा यही सही। मैं मुंबई आ गया तो मुलाकात महेश कौल साहब से हो गई। मैंने उनसे बहुत कुछ पाया, ना सिर्फ
फिल्म के बारे में बल्कि जिंदगी के बारे में भी। उनकी मदद से मैंने सीखना समझना शुरू किया। वक्त के साथ साथ मैं जैसा भी बना, जिस सांचे में भी ढला, उसमें महेश कौल साहब का बड़ा हाथ है। मुंबई ने बरसों मेरा इम्तिहान लिया, बहुत आजमाया, लेकिन मैं भी डटा रहा। भागकर जाता भी कहां, मैं तो अपने पीछे के सारे पुल तोड़कर आया था। कई बरसों की ठोकरों, परेशानियों, नाकामियों के बाद किस्मत मेहरबान हुई, और आज तो वो लोग भी मेहरबान हैं जिनका मेरी परेशानियों में खासा हाथ था। कभी कभी कोई दोस्त पूछता है कि ऐसे लोगों से मिलकर बदला लेने की भावना पैदा नहीं होती। तब मुझे बचपन की एक बात याद आ जाती है। कबूतर पालने का मुझे बड़ा शौक था और मेरे पास बहुत से कबूतर थे, लेकिन एक बिल्ली रोज रात को मेरा एक आध कबूतर मार डालती थी। एक रात तो वो कबूतरों के डरबे में घुस गई और बहुत से कबूतरों को उसने मार डाला। मैं छोटा सा था, मगर इतना गुस्सा आया कि अब बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा। कई दिन की कोशिश के बाद मैंने उस बिल्ली को पकड़ लिया। मेरे घर के कंपाउंड में एक सूखा मगर बहुत गहरा कुआं था। बिल्ली को मैंने उसी में डाल दिया। अच्छा है, कुएं में ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। रात भर बिल्ली कुएं में चिल्लाती रही। धीरे धीरे मेरा गुस्सा खत्म हो गया। उसकी जगह ख्याल आने लगा कि बिल्ली कितनी तकलीफ में होगी, भूखी होगी। उसे कुएं में फेंककर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे अपने किए पर शर्म आने लगी। दूसरे दिन रस्सी बांधकर मैं उस गहरे कुएं में उतरा, मगर जब मैंने उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की तो बेचारी घबराई हुई बिल्ली ने मुझे इतने पंजे मारे, नोचा, काटा कि मैं ही जानता हूं कि किस तरह उसे बाहर निकाल लाया। अब किसी से बदला लेने से डरता हूं कि बाद में खुद ही मुझे कुएं से बिल्ली बाहर निकालनी पड़ेगी। कुछ बरस पहले की बात है कि मैं काफी बीमार हो गया था और डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में रहने की राय दी। कुछ लोग हॉस्पिटल से बहुत डरते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। एम्बुलेंस आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं कभी अपने घर नहीं लौट सकूंगा। अचानक मैंने देखा मेरे बहुत से दोस्त और पड़ोसी मेरे पास खड़े हैं। उनमें से कई लोगों की आंखों में आंसू हैं, मेरे लिए परेशान हैं। मैं तो हैरान सा रह गया। लोग कहते हैं मुंबई में किसी को किसी की फिक्र नहीं होती। लोग कहते हैं कि मुंबई में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का नाम तक नहीं जानता, लेकिन वो सब मेरे लिए परेशान थे, दुखी थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मोम बनकर पिघलकर मेरी आंखों से बह गया। मैं जानता हूं मुझ में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन उनका हिसाब तो मैं रखता हूं। और ये लोग हैं जो मेरी सारी खराबियों और कमजोरियों के साथ मुझसे प्यार करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुंबई आकर तुमने क्या पाया, क्या कमाया, पैसा, नाम, इज्जत, तो मैं कहूंगा कि मेरी सबसे बड़ी कमाई है इन अच्छे दोस्तों की दोस्ती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।